आस्थाओं का मुल्क है ये। 9 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं मुझसे कितने लोग जुड़ गए। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों घबरा गए कि कैसे पार करेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। साहब जहां तक मेरी बात पहुंच जाए मैं वहां तक के लोगों के हाथ खुले देखना चाहता हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कितनी देर आपके बीच सुना जाऊंगा। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा। मैं भी एक बहुत आसान कविता शुरू करता हूं और जैसे ही मुझे लगेगा आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो गए, फिर एक वो कविता सुना के जाऊंगा जो सुनाने के लिए आया हूं। हाँ भाई साहब। उससे पहले अर्जुन ने, हमारे गजेंद्र सोलंकी ने, जो मेरी विधायक के लोग हैं, हमारे गफ्फार भाई ने, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने सचमुच शुरू से अब तक निर्भीक से प्रारंभ हुआ, सबने श्रेष्ठ कविता पाठ किया। मैं इन तमाम कवियों से ये पूछता हूं, जब इनको मालूम था कि हरिओम पंवार मंच पे है, फिर इनको जमने की क्या जरूरत थी। देखो ये काम जिसका है उसी को अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जमा कैसे जाता है। आप सब तैयार हो गए ना, सुनना मेरे साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। सल्यूट करता हूँ आपको। वाह। शर्त लगा रहे थे मुझसे पीछे शंभू वगैरह, थक गए लोग। ये वो लोग हैं जो इस समय, जिनका संकट यह है कि इस समय जाएं कहां। इसके माने वो भी हो। लेकिन सचमुच खड़क बहादुर जी, एक बात कहे बगैर चला जाऊंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। एक बात कह के जाना चाहता हूं। आपका मन प्राण, आपका यह उत्सव, आजमगढ़ की जनता का समर्पण, आजमगढ़ की जनता का कविता को प्यार, और प्रारंभिक कवि से लेकर आदरणीय अंजुम जी तक जिस तरह आपने कविता को सुना, मैं कह के जाना चाहता हूं। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता पढ़ने, लेकिन जिस मन से आज आपने कविताएं सुनी है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन खड़क बहादुर जी के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। वाह वाह भाई साहब। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। इतनी देर तक हिंदुस्तान में अब कोई कवि सम्मेलन चलता नहीं है, लेकिन आपने चलाया। हुजूर आप बैठ जाओ, बस कहीं भी बैठ जाओ, मेरे बीच में खड़े तो होना ही मत, क्योंकि मैं जानते नहीं हूं आप मेरे बारे में। मैंने जिन सरकारों पर लिखा है ना, वो बैठ गई, इसलिए बैठ जाओ। फिर से पढ़ता हूं और कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर मैं एक कविता जो सुनाने आया हूं कश्मीर पर, वो आपको सुनाऊंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो बहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बुलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ। झोपड़ी, झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति 40 साल से गा रहा हूँ। और मैं पिछले 40 साल से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूँ, स्थायी विपक्ष। और ये जानते हो मैंने खड़क बहादुर जी क्यों बताई ये बात, मैं किसान का बेटा हूं। जिस भी दिन कविता सुनाता हूं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल जिंदा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए, माइक लिया और भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। वाह 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 वाह। फिर ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है और अगला भी नंबर उन्हीं का है।
आप इतने समझदार हो तो मेरा काम चल जाएगा। आप सुनिए, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांझ चरैया सोले टंगे पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। 6 लाइन और पढ़ता हूँ साहब, और छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं वो कविता सुनाऊंगा जो मैं सुनाने आया हूं। 6 लाइन और सुन लीजिए बस। स्वागत भाई साहब। छठी पंक्ति पर मैं चाहता हूं कि मैं जानूं कि आप मुझसे ठीक से जुड़ गए। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकार, हुजूर बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, देखो साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे सुनना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। भाई साहब वाह। 6 लाइन और पढ़ रहा हूं, फिर मैं एक कविता सुनाऊंगा बस। अरुण जी ने जो मुझे बताई है वो सुनिएगा। छठी पंक्ति दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो एक बार आकाश भर तालियां सुना देना, फिर कविता सुनाऊंगा। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं, क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद। वाह वाह भाई साहब। अब आप सुनने के लिए तैयार हो गए। अब मैं वो कविता सुनाना चाहता हूं जो मैं सुनाना आया। देखो साहब, मैं मोदी जी के बारे में एक वाक्य बोलता हूं बस, मैं राजनीति पर वाक्य नहीं बोलता। उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनसे भूलें भी हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रति प्यार और निष्ठा में मैं उन पर कोई शक करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे अलग भी है, मैं ये भी मानता हूं। 65 सालों में नेताओं ने नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली, नोट बांटे वोट ले ली। आपने कहीं ऐसा नेता देखा जिसने नोट छीन के वोट ले ली? छीन छीन के वोट ले ली। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनिए, दिल पर हाथ रखकर सुनना। ये पाकिस्तान हमसे डरता क्यों नहीं है? हमने चीन को 2 कदम में पीछे हटाकर दुनिया को बता दिया कि भारत 1962 का भारत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं डरा सके। 1971 में इंदिरा गांधी की पिटाई के बाद फिर कभी पाकिस्तान हमसे नहीं डरा। क्यों नहीं डरता? और मैं ये कहने का हक मांगता हूं आपसे, आजमगढ़ के लोगों, कैफी आजमी की धरती है, श्याम नारायण पांडे की धरती है। माना मोदी जी देश की हर समस्या हल कर देंगे, डीजल 10 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 12 रुपए मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट 100 रुपए का मिलेगा, सब्जियां फ्री हो जाएंगी, रेलें फ्री चलेंगी। फिर भी अगर कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे तो देश मोदी जी से भी जवाब मांगेगा, मोदी जी से भी जवाब मांगेगा। अर्जुन, अब तुम मुझे देखो। हाँ हाँ भाई। आदरणीय सुनीता जी से कुछ मत कहो, उनको भी सुनने दो। क्या कह रहा है? ये व्यवस्था मेरे समय में होती है क्या? मैं 2 लाइन मैं तय करना चाहता हूं कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं डरता पाकिस्तान, और कैसे डर सकता है पाकिस्तान?
दो पंक्तियां हैं, तेवर आपने स्वीकार लिया तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा, आधी ताली बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई तालियां बजी तो चौथाई कविता सुनाऊंगा, और कोई भी ताली नहीं बजाएगा तो दूसरी कविता सुनाऊंगा। इसको छोड़ दूंगा, मैं मानूंगा कि इस तेवर को आजमगढ़ सुनना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ मेरा तेवर सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। दो लाइन पर चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। स्वागत भाई। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। यही सुनना चाहते हैं साहब, तो एक बार आकाश भर तालियां मुझे सुना दीजिए, फिर यही तेवर आपको सुनाऊं। वाह भाई साहब, वाह। हमारे सैनिकों का सर काटा गया, 3 सैनिकों का सर काटकर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, और हम बातचीत करते रहे। मैंने अर्जुन से पूछा, मेरा छोटा भाई है, लेकिन प्रज्ञा मेधा में छोटे भी बड़े होते हैं, बहुत प्रज्ञा मेधावान कवि। आज उसने जिस तरह से संचालन किया और आजमगढ़ की इस कार्यक्रम को यादगार बनाया, मैं अर्जुन को बधाई देता हूं। मैंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा, पाकिस्तान हमारे सैनिक का सर काटकर अपनी सीमा में ले गया, उसका करेगा क्या? तो बड़ा जवाब दिया अर्जुन ने, अपने इस संचालक को जी भरकर तालियों से सहेजना। अर्जुन ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में बांग्लादेश बनते समय जिस मुल्क के त्राण में 1000 लोग हथियार डाल दें, उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता। बस 10 सेकंड और दे देना। मैंने लिखी क्यों ये कविता, खड़क बहादुर जी आपको समर्पित करता हूं। मैंने लिखी क्यों ये कविता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुदेव रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल सकते हो ना। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, यहां मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु है? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा कि मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने तोते का दरवाजा खोला पिंजरे का, तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और शंभू, मैंने ये कहानी केवल इसलिए सुनाई कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। भारत एक साथ मरने को तैयार हो जाए तो भारत को जीना आ सकता है। मैंने इसलिए कविता लिखी है, सुनना। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे जितना जोश में सुनोगे उतना जोश में सुनाऊंगा। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और जो मैंने लिखा है वही आपके दिल में हो तो मेरी बात पर हस्ताक्षर करना अपने। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके दिल में भी यही जवाब है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक खनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय मोदी जी गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए।
बिलाया उस चाय का। खड़ग बहादुर जी, आपको जानकारी होगी 2,52,083 रुपए का बिल भेजा है नवाज शरीफ ने, जो मोदी जी बिना बुलाए चाय पीने गए थे। और हो सकता है चाय भी जाके खुद ही बनाई हो। मैंने 20 साल से कविताएं सुनाता हूं मैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तब से मेरे श्रोता हैं। मैं टेलीविजन के सामने, रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं। मैंने पूछवाया, साहब क्यों गए आप? बोले मैं तो इसलिए गया, तुम कभी लोग मेरे खिलाफ कविता ना लिखो, मैं तो शांति की तलाश में गया था। मगर ले आए। वाजपेयी साहब भी गए थे बस में बैठ के लाहौर, वो करगिल लेके आए थे। आप बिना बुलाए गए, आप पठानकोट लेके आए, पठानकोट लेके आए। मैं देहात का आदमी हूं, मैंने उपमा दी। 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए तो कवि को कैसा लगेगा? मेरी उपमा अच्छी लगे गांव के आदमी की तो समर्थन करना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही। उधर एक बिलावल है, बिलावल मतलब उधर का वो जो इधर का ये। उसने एक बयान दिया, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, इंच इंच, ये भाषा बोला वो, इंच इंच। हमारे नेताओं को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ भाषण दिया। हमारे कवियों को गुस्सा आ गया, उसके खिलाफ कविता लिख दी। मुझे लगा पहली बार कोई ठीक बोला। उसकी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। भाई पूरा तो हम पे भी नहीं है, तुझे देने के लिए पहले पूरा ले लें। बहुत अच्छे भाई साहब। और एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन आजमगढ़ वालों, मैंने आपके स्वाभिमान का जवाब दिया है। अच्छा लगे तो अपने स्वाभिमान के लिए अपनी कमर थपथपा लेना, आपके स्वाभिमान का। मैंने कहा बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए पूरा? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह वाह।